आप सभी का। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर सिर्फ ये बताया था मैंने कि एग्ज़ाम्स के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है DSSB पोस्ट कोड 80223 के लिए। तो आज हम उसी पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं उनमें हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि एग्ज़ाम कब होगा, कहाँ होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा एंड ऑल। जितने भी सवालों के जवाब मैं दे पाया मैं उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बच्चे का ये सवाल आया हुआ था कि व्हाट इफ़ आई फॉरगेट माय क्रेडेंशियल्स, कि मुझे अपने यूज़र आईडी पासवर्ड ही याद नहीं है। क्यों नहीं है याद? क्योंकि ऑब्वियसली यार 1.5-2 साल पोस्ट निकले को हो चुका है, फॉर्म भर के बच्चे भूल चुके थे कि ऐसा कोई फॉर्म हमने भरा था। एंड उससे पहले भी एक सवाल ये था बच्चे का, एक बच्चे ने पोस्ट करा हुआ था कि भैया जैसे मान लो मैंने 9 पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था। ठीक है, 9 पोस्ट के लिए फॉर्म भरा तो क्या मुझे 9 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे? ठीक है, 9 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि 100 रुपये में सब मिल रहा था। ठीक है, सब कुछ 100 रुपये में मिल रहा था। तो 9 के लिए कर लो, 10 के लिए, टोटल 14 कैटेगरी थी, तो 9 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, जितने भी कर रहे हो कोई चक्कर नहीं है। उसी फॉर्म के अंदर उन्हीं 100 रुपये के अंदर आप अप्लाई कर सकते थे, तो लोगों ने कर दिया था। अब 9 पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो हाँ बिल्कुल आपको फिर 9 एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। ठीक है, अलग अलग दिन पे पेपर होंगे। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग सर्विसेज के लिए है। कोई सिक्योरिटी बोर्ड के अंदर है, कोई किसी बोर्ड के अंदर है, कोई किसी बोर्ड के अंदर है। तो जो भी आपने वैकेंसीज अलग अलग फिल करी थी आपको उनके एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। अगर किसी ने 10 पोस्ट फिल करी थी तो उसको फिर रिस्पेक्टिवली उसको 10 एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। उसका स्केड्यूल आउट हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्केड्यूल तो आउट हो चुका है, लेकिन उन्होंने ना अभी डिपार्टमेंट मेंशन नहीं करा। वैसे तो बता दिया कि LDC का पेपर इस तारीख को है, इस तारीख को है, लेकिन उन्होंने डिपार्टमेंट मेंशन नहीं करा कि इस डिपार्टमेंट के लिए जो एग्ज़ाम होना है वो कब है। तो वो भी आ जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आपने जितनी पोस्ट भरी है उतने ही पेपर आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर किसी को अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड याद नहीं है तो वो क्या करेगा? तो भैया आपने कुछ नहीं करना, आपने DSSB की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, DSSB की वेबसाइट पे आपने जाना है। वहाँ पे जब आप लॉगिन पे करोगे ना, साइन इन के ऊपर आप जाओगे, तो इनका फॉर्मेट बड़ा अच्छा है। ये कुछ ज़्यादा मतलब वो नहीं मांगते एप्लीकेशन नंबर एंड ऑल। आप क्लिक टू साइन इन, इस पर क्लिक करोगे आपको फिर ये वाला इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, इस वाले इंटरफेस में क्या पूछ रहा है देखो, DOB, उम्मीद करता हूँ तुम्हें पता होगी अपने DOB। 10th का रोल नंबर वो भी सबको पता होगा। 10th का रोल नंबर अगर आप अपनी DMC में देख लोगे, फिर 10th पासिंग ईयर ये भी पता होगा। अब पासवर्ड तुम्हें मालूम नहीं है। ठीक है, अगर गैस मार सकते हो कि हाँ मैं यूजुअली मेरा ये पासवर्ड लगाता हूँ, यूजुअली लोग @123 करके लगा देते हैं, तो वैसा कुछ गैस मार लेना। अगर साइन इन हो जाए तो बढ़िया है, अगर ना हो तो फिर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये फॉरगेट पासवर्ड। तो आपने बस इस फॉरगेट पासवर्ड पे करना है। फॉरगेट पासवर्ड के अंदर जब आप जाओगे तो आपको ये वाला इंटरफेस मिलेगा। वहाँ पे आपको अपनी DDMMYY के फॉर्मेट में DOB डालनी है। ठीक है, उसके बाद आपको 10th का रोल नंबर डालना और पासिंग ईयर डालना है। गेट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल टू रीसेट द पासवर्ड। आपको अपनी मेल और फ़ोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे फिर आप उसका पासवर्ड रीसेट करके एंड देन उसको लॉगिन कर सकते हो। अगर आपके पास ये मोबाइल नंबर और ईमेल ही अगर आपके पास नहीं है तो फिर तो मैटर ऑफ कंसर्न है, फिर आपको कुछ और इनको मेल वगैरह करना पड़ेगा। बाकी ऐसा होता नहीं है, यूजुअली आपका मोबाइल नंबर और ईमेल कहीं ना कहीं तो आपको उसकी मतलब मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। आपने जैसे लॉगिन कर लिया, तो लॉगिन करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। आपने लॉगिन कर लिया तो अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, एडिट पर्सनल डिटेल, अपलोड फोटोग्राफ एंड ऑल। तो आपने जाना यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये रहा प्रिंट एप्लीकेशन। इस वाले ऑप्शन के जब ऊपर आप क्लिक करोगे प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो पूछेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए आपने प्रिंट करना है। आपकी उसमें एक ही दिखाएगा, वो सिलेक्ट करके और आप फिर डाउनलोड कर सकते हो। फिर जो आपको एक PDF या कह लो आप एक नेक्स्ट उसका पॉपअप शो होगा, उस पॉपअप के अंदर आपको ये चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी कि आपने किन किन पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। डिपार्टमेंट एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो ये किसी पर्सन का मान लो स्क्रीनशॉट है। तो इन्होंने 9 पोस्ट के लिए अप्लाई करा था। अब ये देखो अलग अलग बोर्ड है यहाँ पे, अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अलग अलग बोर्ड है पोल्यूशन कंट्रोल का। तो इन सभी के लिए आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अब इस पर्सन ने अगर 9 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उस दिन, तो अब उसको 9 ही एग्ज़ाम्स फिर देने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग के एक आध एग्ज़ाम के अंदर ये आइडिया हो जाता है कि किस तरह का पेपर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आपको पेपर इतने देने पड़ेंगे और इसी तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल ये है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो इसका आपका एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली 28th ऑफ
सितंबर के आसपास आएगा, ठीक है। 28 ऑफ सितंबर, हो सकता है 27 को आ जाए, हो सकता है 28 को आ जाए, या हो सकता है उसके आसपास ही, मतलब ±1 डेज़ के अंदर। तो 27 या 28 सितंबर के आसपास आपका इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। मतलब वो ऐसे देते हैं कि 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक इन सभी का एडमिट कार्ड वो एक साथ ही रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मेरा इस दिन ये एग्ज़ाम है, इस दिन ये एग्ज़ाम है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अरेंजमेंट्स जो है वो आगे बना सकते हो, ठीक है। तो एडमिट कार्ड का पता लग गया, लगभग 27-28 सितंबर के आसपास ये एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर। तो ये वही एडवर्टीजमेंट है DSSB की जो इन्होंने 2023-24 के अंदर निकाली थी। तो इसमें मेनली जो ये पोस्ट है स्टेनोग्राफर और LDC वाली, इनके लिए डिविजनल क्लर्क, ठीक है। तो इनके लिए आपका मेनली एक ही पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, कुछ पोस्ट के लिए है, कुछ के लिए नहीं है। तो आपका एक ही टेस्ट इसके अंदर होने वाला है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, टोटल क्वेश्चन आपको 200 मिलेंगे, वही SSC वाला पैटर्न, 100 क्वेश्चन 1 घंटे में, 200 क्वेश्चन 2 घंटे में, ठीक है। तो टोटल नंबर भी कितने हैं, 200 नंबर का पेपर है, 200 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं MCQs वही होंगे। ग्रैंड टोटल 200 क्वेश्चन है। अब देख लो सिलेबस डिटेल में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या आएगा। तो जनरल अवेयरनेस आपकी आएगी 35 नंबर की, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, आप इसको रीजनिंग ही समझिए सिर्फ, ठीक है। ये कितने आएगी, ये भी 35 की आएगी। क्वांट भी आपका कितने का आएगा, 35 का आएगा। एंड स्पेशली लिखा हुआ है डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI, तो इसमें आपको टेबल चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट, वो सारे आपको देखने को मिल सकते हैं। हिस्टोग्राम वगैरह भी देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यूजुअली टेबुलर फॉर्मेट में आता है, ठीक है। ज़्यादा इससे घबराना मत कि DI आ गई, वो उस लेवल की DI नहीं आएगी जैसे कि PO क्लर्क के अंदर आती है, उस तरह की नहीं आएगी। सिंपल DI आएगी, कैलकुलेटिव होगी थोड़ी बहुत बस। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, कुछ ग्रामर मिलेंगी, फिर वही अनुलोम विलोम शब्द जो भी होते हैं वो सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के अंदर भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट भी रहने वाला है, RC भी रहेगा, प्लस वोकैबुलरी रहेगी, प्लस फिलर्स रहेंगे, और सिनोनिम एंटोनिम्स होंगे ही, ठीक है, वही वोकैबुलरी वाला पार्ट। एंड कुछ क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन पे भी होंगे। तो 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनको वैरायटी काफ़ी सारी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि 35 नंबर की अगर इंग्लिश है और उसके अंदर वो लिमिटेड चीज़ें ही पूछ पाएँ, वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछेंगे, ठीक है। वो उसका अपना बेनिफिट है, ठीक है। आप हो सकता है किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो, किसी चीज़ में आप बहुत बुरे हो, तो वहाँ पे चीज़ें बैलेंस में रहती है। फिर बेसिक फेमिलियरिटी विद कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है। बेसिक सा कंप्यूटर इसमें पूछा जाएगा 25 मार्क्स का, जिसमें कुछ फुल फॉर्म्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से क्वेश्चंस हो सकते हैं, और इंटरनेट से और मेल से उनसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ भी नया नहीं है। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा हिंदी, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ बच्चों ने पढ़ी हो, कुछ ने नहीं पढ़ी हो, वो सब के लिए अलग अलग रहता है। बाकी GK, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये ऑलमोस्ट हर बच्चा पढ़ता है। हिंदी भी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं वो उनको हिंदी भी पढ़नी पड़ती है, तो आप अपनी हिंदी ग्रामर भी तैयार कर लेना थोड़ी बहुत, और 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। बाकी सबकी इक्वल वेटेज है, कंप्यूटर की थोड़ी सी कम है, 25 नंबर, वो भी वैसे अच्छे खासे हैं, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सिलेबस इसके अंदर रहने वाला है, ठीक है। अब क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन DI की इन्वॉल्वमेंट देती, तो हो सकता है एडवांस मैथ्स आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम देखने को मिले, क्योंकि अरिथमेटिक के ही 15 से 16 चैप्टर्स अपने हो जाते हैं, जिनमें से 2-3 चैप्टर बड़ा पोर्शन कवर करते हैं। फिर DI भी आ गई, तो DI ऑलमोस्ट, देखो DI उस फॉर्मेट में भी हो सकता है जहाँ पे एक क्वेश्चन के आगे 3 या 4 क्वेश्चन फॉलो करें, या फिर हो सकता है 1-on-1 हो कि एक टेबल से एक क्वेश्चन सोल्व हो रहा हो। तो अगर तो ये 3-4 वाला फॉर्मेट रहा तो फिर ये बड़ा पोर्शन कवर करेगा, अगर 1-on-1 वाला रहा तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिटेल सिलेबस, 2 घंटे का टाइम है, 200 क्वेश्चंस हैं, तो स्पीड आपकी मैटर करेगी, ठीक है। आपने बिल्कुल लीनियंट अप्रोच नहीं रखनी है कि आराम से कर लेंगे, टाइम अच्छा नहीं है, टाइम अच्छा 2 घंटे कुछ भी नहीं होते, 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं। अब फ़ायदा बस इतना है कि आपको हिंदी में टाइम नहीं लगता, इंग्लिश में टाइम नहीं लगता, GK में टाइम नहीं लगता, और कंप्यूटर में टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये देखो वो सब्जेक्ट है जो सिर्फ पढ़े, अब आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, बात ख़त्म। उसमें ये नहीं है कि मैं सोच लूँ, ये कर लूँ, एनालिसिस कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक वोकैब का ही मान लो एक वर्ड आया, आपसे उसका सिनोनिम पूछा है, अगर आपको उसका मीनिंग पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर 10 मिनट लगा लेना, वो नहीं पता है, ठीक है। तो उसमें कुछ वो नहीं है। हाँ, रीजनिंग और क्वांट के अंदर आपको अगर इसमें आपने टाइम मैनेज कर लिया तो फिर
अच्छा आप इसके अंदर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। अब अगला सवाल ये कि वैकेंसीज थी कितनी। तो इनिशियली जब नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था तो उसके अंदर वैकेंसीज थी 2354, हालांकि 2347 ही थी, बाद में उन्होंने फिर से ये डाला था 2354 हो गई थी। लेकिन काफ़ी सारी जगह पे ये नोटिफिकेशन दोबारा से आया था कि अब जो वैकेंसीज़ है वो 3049 आई थिंक हो चुके हैं, ठीक है। 3049 वैकेंसीज हो चुके हैं, बढ़ के हो चुके हैं। देखो कितनी सारी वेट आपके पास एडवांटेज है। देखो एक तो पोस्ट को टाइम बहुत हो गया, 1.5-2 साल निकल गए, बच्चे क्विट कर जाते हैं। दूसरा वैकेंसीज इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई। तीसरा सिलेबस आपका सिंपल सा है, कुछ भी इसमें हाई तोबा नहीं है कि बहुत कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें, कोई टेक्निकल टर्म्स आ रही हों या फिर कुछ आपसे बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस मांगा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक सिलेबस आएगा तो वो चीज़ें आप कवर कर सकते हो। अब मैं कई सारे सवालों के जवाब देता हूँ। नेगेटिव मार्किंग, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी? तो हाँ भाई बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी नेगेटिव मार्किंग। 0.25 यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। अच्छा पेपर कैसे होगा, शीट पे होगा कि ऑनलाइन होगा? तो DSSB के यूजुअली सारे एग्ज़ाम्स CBT ही होते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही इनका होता है। CBT होगा आपका, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम की लोकेशन, एक पर्सन थे वो बोल रहे थे कि मैं पंजाब से हूँ, मैंने यहाँ से भरा था, तो मेरा पेपर कहाँ पे होने वाला है? तो ये सभी आपके एग्ज़ाम जो है वो दिल्ली के अंदर ही होने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ दिल्ली के ही जो NCR का जोन आता है वहीं पे आपको सेंटर मिलेंगे, वहीं आपके पेपर होने वाले हैं, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप पंजाब से, चाहे आप केरला से हो, कहीं से भी हो। तो दिल्ली के अंदर ही सारे पेपर होने वाले हैं। तो अपना अरेंजमेंट कर लेना, जिन्होंने ज़्यादा पोस्ट भरी है कोई PG देख लेना बढ़िया, ठीक है, आराम से। और हाँ एक ये सवाल था एक बच्चे का कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट का है। तो देखो ऐसा है, इनकी नोटिफिकेशन में ना ये चीज़ मैंशनड है, नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि जो NCT दिल्ली से जो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है वही वैलिड रहेंगे, ठीक है। जो भी आपके OBC SC EWS के जो भी सर्टिफिकेट है वो NCT यानी नेशनल कैपिटल रीजन NCR सॉरी, तो इनकी नेशनल कैपिटल टेरिटरी था, NCT ही था ये, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो इनसे जो इशूड, इनकी जो अथॉरिटी है वहीं से जो इशूड सर्टिफिकेट है वही वैलिड रहेंगे। लेकिन अगर देखो आपने फॉर्म भर दिया, आपने स्टेट वाला लगा के अपना और फॉर्म आप भर चुके हो, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? या तो आप ये मान लो कि वो नहीं चलेगा और आप एग्ज़ाम ही ना दो, ठीक है, वो तो वर्स्ट केस है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम आप दो, ठीक है, आपने एग्ज़ाम दे दिया। उसके बाद मीनवाइल आप क्या करो, आप सेंटर वाले के लिए भी अप्लाई कर दो, जो NCT का बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, आप उसके लिए भी अप्लाई कर दो। अगर आपका भगवान की कृपा आप पे हो और आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाए, आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाता है, तो जब आप DV के लिए जाओ तो आप क्या करना, आपने जिस टाइम अप्लाई किया था, आपने जो इसके अंदर सर्टिफिकेट अपलोड किया था, आप एक तो वो कैरी कर लेना ओरिजिनल वाला अपना, 1 मिनट यार, एक तो आप अपना ओरिजिनल वाला कैरी कर लेना, एक आप अपना न्यू वाला कर लेना, ठीक है। उसके साथ साथ एक एफिडेविट ले लेना, बनवा लेना अपने एडवोकेट से, कहीं से भी एफिडेविट ले लेना। उसके अंदर ये मेंशन कर देना कि जिस टाइम अप्लाई किया था वो ये वाला स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन अभी हमने सेंटर वाला भी बनवा लिया है, तो हमारी कैटेगरी आज भी वही सेम ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है आपकी बात बन जाए, क्योंकि एफिडेविट जो होते हैं वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और वो बहुत सारी जगह पे वैलिड रहते हैं। तो आप अपना ओरिजिनल भी ले जाना। हालांकि देखो बहुत सारी वैकेंसीज़ के अंदर है ना ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जो आपका कास्ट का और इनकम का जो सर्टिफिकेशन होता है उसकी अथॉरिटी स्टेट के पास होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के अंदर ही वो सब्जेक्ट्स आते हैं। लेकिन फिर भी कहीं कहीं मांगा होता है इन्होंने ये अपने मतलब सेंटर वाला भी, तो उसके लिए फिर आप अपना बनवा लो, अभी बनवा लो उसको, और फिर वो साथ में आप उसके अटैच कर देना, मोस्ट प्रोबेबली आपका यहाँ से काम हो जाएगा। और अगर आप अभी उस चीज़ से फोबिया मतलब क्रिएट कर लोगे कि वो चलेगा ही नहीं, DV में बाहर हो जाऊंगा, और उस चक्कर में आप एग्ज़ाम ही नहीं देना चाहते, तो बढ़िया है, फिर कंपटीशन ही कम कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ टाइपिंग टेस्ट की। तो एक पर्सन कह रहे थे कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो इसके साथ ही हो जाएगा एग्ज़ाम के साथ, तो बहुत ही कम चांसेस है, ठीक है, ऑलमोस्ट 0 चांसेस हैं कि इसके एग्ज़ाम के बिल्कुल साथ ही आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ पोस्ट में मांगा हुआ है, कुछ में नहीं मांगा हुआ। तो जो टाइपिंग टेस्ट आपका होगा मेरे हिसाब से वो आपको पहले ये जो आपका CBT है ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी ये इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि टाइपिंग टेस्ट साथ में होगा या बाद में होगा, लेकिन यूजुअली बिल्कुल साथ में तो नहीं होता है, ठीक है।
तो फिर भी आप अपना टाइपिंग वगैरह का इम्प्रूवमेंट करते रहिए साथ साथ, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इसके अंदर अच्छा काम कर लोगे। देन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए आपके एग्ज़ाम की, क्योंकि टाइम बहुत कम रह चुका है। आज डेट है 22 और फर्स्ट से तो स्टार्ट ही है। मान लो आपका 7 तारीख से एग्ज़ाम है या 5 से एग्ज़ाम है, तो 15 दिन भी नहीं है यार, 12-13 दिन नहीं है ना। तो 12-13 दिन के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिसके आपका पेपर क्लियर हो जाए? तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है भाई, ठीक है, जिससे 12 दिन में पेपर क्लियर हो जाए। तो ये तो बड़ा नाइंसाफ़ हो गया ना कि जो बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं 12 दिन की स्ट्रैटेजी बना के, 15 दिन की स्ट्रैटेजी बना के आप उनको बीट कर दो। तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। लेकिन अगेन आपके पास इस पेपर में एडवांटेज तगड़ा है। क्या तगड़ा है? कि थोड़े से लोग हो, थोड़े से एप्लीकेंट्स हैं, थोड़े से लोगों को पता है कि पेपर की डेट आ चुकी है, थोड़े से लोग पेपर देने जाएंगे और थोड़े से लोगों का सिलेक्शन होगा। तो स्ट्रैटेजी देखो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे तुम्हें ये पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए। देखो करना तुम्हें है। तो मैं स्ट्रैटेजी बना दूँ तुम्हें 8 घंटे की, तुम फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो पूरे दिन में 2 घंटे, तो कहाँ स्ट्रैटेजी काम आएगी ना। तो स्ट्रैटेजी बनानी है तुम्हें खुद। तुम्हें सबसे पहले सब्जेक्ट्स को एनालाइज करना है कि मान लो ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो ये मैंने यहाँ पे लिखे, इनमें मेरा सबसे अच्छा कौन सा है। मान लो किसी बच्चे कोई, मान लो किसी का मैथ्स अच्छा है, तो मैथ्स अच्छा है ना, तो मैथ्स को बस रिटेन कर लो, नया कुछ मत पढ़ो। मैथ्स को बस रिटेन कर लो, नॉर्मल फार्मूलाज वगैरह अपने जो भी हैं वो रिवाइज़ कर लो। सॉरी, रीजनिंग पे लगा दिया क्या मैंने। मैथ्स में अगर आप ठीक हो, आपको पता है कि मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो बस उसकी फार्मूला वगैरह रिवाइज़ कर लो, प्रॉपर्टीज़ देख लो, डीआई की 2-4 प्रैक्टिस सेट्स लगा लेना। फिर जीके के अंदर आप क्या कर सकते हो, जीके के अंदर आप स्टैटिक कर लो भाई, कम टाइम में तो यही चीज़ें होती हैं। स्टैटिक कर लो, करंट के चक्करों में पढ़ना मत, क्योंकि वो इतना कम टाइम में वैसे भी कुछ नहीं बनना उसके अंदर। स्टैटिक जीके आप कर सकते हो, और जो भी सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मान लो किसी को ज्योग्राफी अच्छी लगती है, किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है, तो वहाँ से आप सिलेक्टिव होगे। सिलेक्टिव होगे से मेरा अप्रोच क्या है, मेरी मतलब क्या मतलब है यहाँ पे, कि आपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पकड़ा कि मेरे को मान लो हिस्ट्री पसंद है, ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर मैंने मॉडर्न के अंदर पढ़ना है। मॉडर्न के अंदर मैंने मान लो कि गुप्ताज को पढ़ना है, ठीक है। और वैसे ही किसी का मान लो ज्योग्राफी हो सकता है, ठीक है, और ज्योग्राफी के अंदर उसने कहा कि मुझे मान लो रिवर्स पढ़नी है, ठीक है, मुझे मान लो ये पढ़ने हैं, लैंडफॉर्म्स पढ़ने हैं। तो इस तरीके से ना आप सिलेक्टिव होकर अप्रोच अपनी कवर कर सकते हो इसके अंदर। सब्जेक्ट सारा कुछ आप नहीं पढ़ सकते इतने कम टाइम के अंदर। अगर मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात करूं तो आपसे शायद पॉलिटी ख़त्म ना हो 1 हफ्ते के अंदर। अब पॉलिटी के अंदर आपने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ ली, उनके आर्टिकल्स पढ़ लिए, ठीक है, जैसे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, यूपीएससी का, ठीक है, और पार्लियामेंट पढ़ ली, अमेंडमेंट्स पढ़ लिए, ठीक है, प्रियम्बल पढ़ लिया। इस तरीके से आप सिलेक्टिव होकर चीज़ें अपनी कवर करो, शॉर्ट एंड नोट्स बनाओ उनके, और बस वही है जो आपका बेड़ा यहाँ पे पार लगा सकता है। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो भाई हिंदी की ना छोटी छोटी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आती है कुछ टीचर्स की, कि 10 मिनट में समास ख़त्म कर दिया, ठीक है, और 10 मिनट में अलंकार ख़त्म कर दिया। तो बस वो देख लो, 10-10, 20-20 मिनट की, 15-15 मिनट की वीडियो होएंगी। आप ये मत चक्कर में पड़ना कि समास 4 घंटे में ख़त्म कर रहे हो। नहीं भाई, 4 घंटे में तुम्हें हिंदी ख़त्म करनी है पूरी, ठीक है, इतना ही टाइम है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम लिखोगे फिर उसको रिवाइज़ भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब कुछ याद हो गया। फिर जैसे कि मान लो कोई 10-12-20-15 मिनट की आपने एक वीडियो देखी जिसके अंदर उन्होंने कुछ और संधि बता दी, ठीक है, 10 मिनट में आपको संधि समझा दी, और जुगाड़ करके अपना ये कर लो कि 35 में से तुम्हारे 10-15 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाए, अगर तुमने लाइफ में कभी हिंदी नहीं पढ़ी है तो। अब जिसने पढ़ रखी है उसको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है, मान लो तुम्हें पता ही नहीं है कि भेद क्या होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, क्या किसके क्या होते हैं, तो तुम नहीं कर सकते यार उस चीज़ को, ठीक है। तुम मान के चलो ये चीज़ कि तुम्हें पूरी हिंदी नहीं पढ़नी है, तुम्हें बस ये सिलेक्टिव होकर अप्रोच करनी है, ठीक है। हिंदी का आप सिलेबस उसमें देख लेना अच्छे से, और आपने ये 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस कवर कर देनी है सारी। फिर जीके के लिए अगर मैं बात करूँ ना, तो जीके के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो अपने गोल के लिए, आप चाहते हो कि इसके अंदर एग्ज़ाम में आपका कुछ बन जाए, तो आप ना PYQ सीरीज़ कर लेना। एक वो परमार सर कराते हैं, तो PYQ सीरीज़ आप उनकी कोई भी कर लेना। मैं तो देखो रेकमेंड करूँ आपको पहले वाली, फर्स्ट पार्ट उनका सबसे पहले आया था, या तो फर्स्ट कर लेना, या फिर आप फर्स्ट रहने दो यार, चलो फर्स्ट के ज़्यादा लेक्चर, आप फोर्थ कर लेना। PYQ सीरीज़ उनकी 4 आई हुई है, वो आप कर लेना। उसमें अराउंड 30 लेक्चर्स हैं 1-1 घंटे के, तो 30 नहीं तो आप 10 कर लेना, 15 कर लेना, बस वो कर लेना, उसमें आपका काम अच्छा खासा चल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप स्ट्रैटेजी की कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा यार यहाँ पे ना ज़्यादा होच पोच हो गया।
अब मैं बात कर लेता हूँ मैथ्स की। मैथ्स के लिए मैं आपको एक ही सोर्स बताऊंगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी। हाँ, तो मैथ्स के लिए आप क्या करना, अगर आपको ठीक ठाक मैथ्स आता है और एक आपको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता, नील बटा सन्नाटा हो, तो एक चैनल है E1 कोचिंग, वहाँ पे ना भूतेश सर पढ़ाते हैं, भूतेश सर, E1 कोचिंग सेंटर पे। उनकी एक कंप्लीट मैथ्स की वीडियो है, ठीक है, कंप्लीट मैथ्स की वीडियो है। अब वो जो कंप्लीट मैथ्स की वीडियो है ना, वो है 37 आवर की, 37 आवर की। मुझे पता है कि तुम 37 आवर नहीं कर पाओगे, लेकिन उसमें से तुम जितना भी कर लोगे, मान लो जो जो चैप्टर तुम्हें इजी लगते हैं, फॉर एग्जांपल स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, तो तुम्हें सिर्फ इजी चैप्टर्स वहाँ से निपटा देने हैं, ठीक है। बीच बीच में उन्होंने वो टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, तो जो भी इजी क्वेश्चंस तुम्हें लगे, मतलब इजी सब्जेक्ट्स तुम्हें लगे, मैथ्स के अंदर टॉपिक लगे, तो जैसे P&L हो गया, ठीक है, एवरेज हो गया, इस तरीके के जो भी सिलेक्टिव हो गए और वो तुम निपटा लेना, उसमें से मोटा मोटा काम तुम्हारा उसमें हो जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं है कि सोर्सेज के लिए इधर उधर भागना पड़ रहा है, एक ही जगह पे तुम्हारा पूरा मैथ्स का जुगाड़ हो जाएगा। अब वो तुम पे है कि तुम उसमें से कितना कवर कर पाते हो। 12 दिन है तो 12 दिन मान के चलो, अगर आप डेली 2 घंटा भी मैथ्स करते हो तो आप उसमें से एक अच्छा खासा पोर्शन वहाँ से निपटा दोगे। 2 घंटे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा मुझे नहीं लगता कर पाएगा कोई बच्चा, ठीक है, सीखने वाले स्टेज के अंदर मैं बात करूँ। रिवीजन वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन वाला तो अगर इस वीडियो को भी मान लो 1.5x पे देखता है तो वो 4-5 दिन में वीडियो को ख़त्म कर देगा, ठीक है, उसकी तो रिवीजन हो जाएगी। लेकिन जो पहली बार देख रहा है उसके लिए फिर है थोड़ा सा कंसर्न कि उसको मतलब समझनी भी है चीज़ें, कुछ चीज़ें नोट भी करनी पड़ेंगी, तो वो फिर ये ईजी चैप्टर्स जो भी हैं वो वाले वहाँ से कवर कर सकता है, ठीक है। जीके हो गया ना, जीके के अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूँ आपको, ठीक है। जीके के लिए मैंने आपको बताया है कि आप PYQ सीरीज़ 4 कर लेना और आप स्टैटिक जीके कवर कर लेना, ठीक है। मैथ्स के लिए मैंने आपको बताया है कि आप E1 कोचिंग सेंटर पे जाके और उनकी कंप्लीट मैथ्स की 37 आवर की वीडियो है, वो स्टार्ट कर लेना, जितनी पूरी हो पाए उतनी कर लेना, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो भैया रीजनिंग के लिए भी सेम सोर्स है, E1 पे जाना, वहाँ पे कमल छाबड़ा सर मिलेंगे आपको, उनको बोलना कि वो ऐसे ऐसे भैया है, उन्होंने बताया था आपके बारे में, ठीक है, तो वो आपको फिर पढ़ा देंगे बिठा के वहाँ पे। कमल छाबड़ा सर है, उनकी भी आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाएगी, कंप्लीट भी मिल जाएगी, जो आपको अच्छी लगे वो कर लेना। बेस्ट अप्रोच है ये 2 टीचर्स की इन सब्जेक्ट्स के अंदर, ये हैं जो आपको स्कोर वहाँ पे करवा सकते हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर। फिर बचता है क्या, कंप्यूटर बचता है। तो कंप्यूटर में ना ऐसा कुछ पढ़ाने वाला है नहीं, ठीक है, तो आप कोई भी एक ओली बोर्ड की एक बुक आती है, ओली बोर्ड की कंप्यूटर के लिए, बोल्ट करके एक PDF आती है, आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, लॉगिन करके डाउनलोड हो जाएगी, बोल्ट कंप्यूटर करके ऐसा कुछ है, उनकी PDF है, वो PDF देख लेना आप, 2-3 दिन में उसको ख़त्म कर दोगे, देख के मतलब सिंपल पढ़ के थोड़ा थोड़ा और वो ख़त्म कर दोगे, वहाँ से आपके काम चल जाएगा। और क्या बच गया भाई, हिंदी बच गई ना। तो हिंदी के लिए आप क्या करना, जो मैंने बताया ना आपको कि 10-15 मिनट की जो वीडियो होती है छोटी छोटी, समास की, संधि की, विशेषण की, है ना, क्रिया की, वो सारी आप वहाँ से निपटा लेना यूट्यूब से, छोटे छोटे अपने नोट्स बना लेना, ज़्यादा इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। और बच गई क्या, इंग्लिश। तो इंग्लिश तो तुम 10 दिन में क्या ही करोगे, थोड़ी बहुत वकैब वगैरह देख लेना जो वीडियोज़ आती हैं, और तो क्या ही बताऊँ यार, अमन वशिष्ठ सर हैं एक, मैं खुद उनसे कभी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा किसी ने बताया था कि अच्छा पढ़ाते हैं, तो जस्ट एक रिकमेंडेशन है, आप चेकआउट कर सकते हो यार अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो आप 15 दिन के अंदर, मतलब ये नहीं है कि ये आपकी सिलेक्शन करा देगी, लेकिन ये वो स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो कर सकते हो। अब मैं बनाने को आपको पूरा टाइम टेबल बना देता हूँ कि 2 घंटे ये कर लो, 4 घंटे ये कर लो, 3 घंटे ये कर लो, 2 दिन नहीं चलेगी तुम्हारी वो स्ट्रैटेजी, ठीक है, 2 दिन फॉलो नहीं कर पाओगे तुम। ये तुम्हें मैंने जुगाड़ बना के दिया है डेली बस 3 घंटे का, 3 से 4 घंटे का, मुश्किल से डेली 3 से 4 घंटे करोगे, तुम्हारा 10-15 दिन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मैं पेपर देने के लायक तो हूँ, ठीक है। तो ये ट्राई कर लेना एक बार। उसके बाद पैटर्न मैं बता चुका हूँ आपको, ऐसे ऐसे पेपर होने वाला है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। स्ट्रैटेजी देखो, इतना टाइम हो गया अभी याद ही नहीं रहा, ये एक पर्सन लिख रहे हैं या मैं तो याद भी नहीं था, ठीक है। तो तैयारी कहाँ से करें, इतना कम टाइम है, तो इतने कम टाइम में भाई जो मैंने यहाँ पे सोर्सेज आपको बताए हैं, मेरे हिसाब से वो बेस्ट सोर्सेज हैं जो आपको इस लायक कर देंगे कि आप ठीक ठाक पेपर अटैम्प्ट कराओगे, ठीक है। अगर 4 दिन दिल्ली रह रहे हो, 4 एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट कर रहे हो, तो आपका फिर वहाँ से कुछ ना कुछ तो वर्थ निकलना चाहिए ना, ठीक है।
टाइपिंग वाइपिंग बाद में हो जाएगी। तो तैयारी आप जो सोर्सेज मैंने बताए हैं, E1 कोचिंग सेंटर से आपका मैथ्स और रीजनिंग हो जाएगा। जीके आपकी परमार एसएससी से हो जाएगी। PYQ सीरीज़ 4 ध्यान रखना, PYQ 4। ज़्यादा चक्करों मत पड़ना कि ये कर लूँ वो कर लूँ, इधर भी चला जाऊँ ये भी चला जाऊँ, कंटेंट के पीछे मत भागना। जो बता रहा हूँ वो ट्राई करना, उस पर रिसर्च ऑलरेडी कर रखी है मैंने। एग्ज़ाम पैटर्न में बता चुका हूँ, ठीक है भैया। मुझे क्या करना चाहिए, तो भैया तुम्हें ये वाला जो चैनल जिस पे तुम वीडियो देख रहे हो ना, उसको सब्सक्राइब करना चाहिए, सब्सक्राइब, ठीक है। भगवान का नाम लेके उसको सब्सक्राइब करो और तुम्हारा पेपर हो जाएगा क्लियर, ठीक है। पक्की बात कह रहा हूँ मैं। सब्सक्राइब वगैरह यार अगर करो तो कर देना, नहीं तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो रेलेवेंट सोर्सेज, हाँ अरे यार यहाँ बताना था, डिस्कस करना था, ठीक है। तो बता चुका हूँ ऑलरेडी, दोबारा से नहीं लिखूँगा, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके और इसके अलावा भी अगर आपके कोई और सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच। करते ये तैयारी बढ़िया है, डेली 3 से 4 घंटे दीजिए और अपनी मंजिल की तरफ, डेली 3 से 4 घंटे दीजिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। और कोई भी दिक्कत हो आपको, किसी भी तरह से कंटेंट एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपको पढ़ के वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।